सभी रचनाकार साथियों और रचनाधर्मी मित्रों को नमस्कार। देखते ही देखते हम लोग मुजफ्फर अली एकाग्र की इस 9वीं कड़ी में आ चुके हैं। और मित्रों, आज की इस कड़ी में हमारे साथ लेखिका और पत्रकार सत्या सरन जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि सत्या जी फेमिना जैसी चर्चित पत्रिका की 12 वर्षों तक संपादक रही हैं और बायोग्राफीज पर, जीवनी पर इनका महत्वपूर्ण काम है। कुछ एक खास लोगों की इनके द्वारा लिखी गई जीवनियां काफी चर्चित रही हैं। स्वयं कहानियां भी लिखती हैं। फिल्म को, फैशन को और कला और संस्कृति को बहुत ही करीब से देखने, सुनने और समझने का सत्या जी का अपना एक सुदीर्घ अनुभव है। मित्रों, सत्या सरन मुजफ्फर अली के साथ कई स्तरों पर जुड़ी हुई, चाहे वे उनकी फिल्मों पर बात करें, चाहे वे उनके कला संग्राहक पक्ष पर बात करें, चाहे उनके फैशन की सोच पर बात करें, चाहे कुछ अन्य रूपों पर बात करें। सत्या जी के पास मुजफ्फर अली जी के संबंध में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम आज सुनेंगे और जो आज वे हमसे साझा करेंगे। यह बातचीत मुजफ्फर अली जी पर केंद्रित इस एकाग्र में हो रही है और जैसा कि आप जानते हैं, यह अवसर मुजफ्फर अली जी के जन्मोत्सव को कहीं न कहीं केंद्र में रखकर उसकी पृष्ठभूमि में ये सारी चीजें की जा रही है। 21 तारीख को वे अपने 77 ईयर्स पूरे कर रहे हैं। हम उसी उपलक्ष्य में यह एकाग्र कर रहे हैं और एक एक करके देश और दुनिया के कई महत्वपूर्ण वक्तागण हमसे जुड़ रहे हैं और उन पर केंद्रित अपनी बात रख रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम सत्या सरन जी को सुनते हैं और वे अपनी जो उनके पास मेमोरीज हैं मुजफ्फर अली जी के संबंध में, कब वे मिलती हैं, किस तरह की मुलाकात होती है, तो उन पर वे अपनी बात रखेंगी। आदरणीय सत्या सरन जी। जी नमस्ते। 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 तो आप सवाल करेंगे कि मैं बोलती जाऊं? जी, शुरुआत से ही चलते हैं सत्या जी। जब आप उनसे पहली बार मिलती हैं, किसी फैशन शो में मिलती हैं, तो वहीं से इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक एक करके हम लोग अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। जी, तो मेरी पहली मुलाकात हुई मुजफ्फर जी से और मीरा जी से एक फैशन शो में। मुझे लगता है वो ताज दिल्ली में था, जब फैशन वीक, लैक्मे इंडिया फैशन वीक के शोज होते थे। तो मुझे बहुत अच्छे लगे उनके कपड़े, क्योंकि वो सिंपल भी थे और उसमें कोई ज़्यादा व्हाट इज इट कॉल्ड, नखरे नहीं थे उनके कपड़े में। सीधे साधे थे, बहुत सुंदर थे, उसमें काम बहुत बारीकी से किया गया था और बहुत महंगे थे। तो मैंने सोचा कभी मैं इनके कपड़े तो नहीं पहन पाऊंगी। मैं काफ़ी छोटी सी जर्नलिस्ट थी उन दिनों, एडिटर तो नहीं बन चुकी थी तब। पर मुझे ये मेरे ख्याल में रहा कि एक न एक दिन मैं इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगी ना, क्योंकि इनकी जो सोच है वो मेरी सोच से कुछ मिलता जुलता लगा मुझे, कि मैं भी ज़रा सिंपल चीज़, मुझे भी अच्छा लगता है, सिंपल लेकिन बहुत सोफिस्टिकेटेड। वैसे फिर 2-3 बार
शोज में ही हम मिले। और मुझे ये बात में आश्चर्य लगी मुझे कि वो मुझे पहचानते थे और हेलो कहते थे, क्योंकि डिजाइनर्स तो बहुत सारे लोग से मिलते हैं, आते हैं जाते हैं, उनका बिजी लाइफ रहता है। तो मैं बोली अच्छा, एक छोटे से एक जर्नलिस्ट को भी ये अम, याद रखते हैं और बड़े व्हाट इज इट कॉल्ड जेंटलनेस के साथ ग्रीट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई नहीं। बहुत साल बीत गए और बस मैं भी फैशन शोज जाना बंद कर दी, क्योंकि मेरा लाइन और कोई हो गया। मैंने फेमिना छोड़ दी, फिर उसके बाद दूसरे मैगजीन में गई, उसको भी छोड़ डाली, तो किताबें लिखने लगी, तो मेरा वो रह गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी आ रही है आपकी आवाज, जी बोले। जी बस ऐसे ही बस काफी साल गुजर गए तो हम मिले नहीं। उनसे जब मिलना हुआ मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले, अचानक मुझे मुझे एक फोन आया। एक दिन हमारे पब्लिक रिलेशंस में एक दोस्त हैं, उनका फोन आया मुझे कि आप मुजफ्फर जी से जरा बात करना चाहेंगे। मैं बोली क्यों नहीं। बोली नहीं, वो मेरा एक किताब है गुरुदत्त के बारे में, मेरा सरप्राइजिंगली मेरे पास है। ये किताब के ऊपर मैंने एक शो किया था, 10 years विद गुरुदत्त। अबरार अलवी साहब के साथ मैंने ये किताब लिखी है, उनको इंटरव्यू करके। तो इस पे मैं शो करती थी इस बुक को मार्केट करने के लिए। तो एक आगरा लिटरेरी फेस्ट पे मैंने किया था, और उसके बाद किसी और जगह पे जगजीत सिंह पे भी मैंने किताब लिखी है, उस पे भी मैंने एक शो किया था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे मुजाफर पे भी कुछ कर सकते हो क्या। मैं बोली ज़रूर कर सकूंगी, उनका तो लाइफ बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही उनका एक्साइटिंग लाइफ है। तो उन्होंने कहा आप मिलना चाहोगी। तो ऐसे ही बात निकली, तो मैंने मीरा जी से बात की, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि चलो आ जाओ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारी जो बात शुरू हुई वो मेरे ख्याल से कुछ महीने चली, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जब भी मैं दिल्ली जाती थी या कभी वो लोग बुला लेते थे मुझे, तो मैं वहीं जाती थी, उनके साथ ही रहती थी। बहुत बहुत खातिरदारी करते थे मेरी। और ये फिर हमने सोचा कि एक शो करेंगे, किताब के बदले हम एक शो करेंगे, और इसी पे काम चलती रही। आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं ऐसे, मेरी आदत नहीं है बोलते जाने की, मैं लिखती हूँ ज्यादा। जी। तो फिर उस हैदराबाद शो की तैयारी के बाबत आप बात कर रही हैं। जी तो फिर किस तरह से उसकी तैयारी हुई, हाँ। कैसे उसकी रूपरेखा बनी, और फाइनली क्या हुआ, इस पर भी बात करें। जी जी, ये जो हम लिख रहे थे स्क्रिप्ट, ये बहुत बहुत मैंने 4 दिन 5 दिन बैठ के उनको इंटरव्यू किया, नोट्स लिखती गई, पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं लिखूं क्या, कैसे शुरू करूं इनकी कहानी। देख तो रही थी कि कितने डिटेल में काम करते हैं, अपना जो भी काम करते हैं, कितने इनके घर में किताबें हैं, कितने ब्यूटीफुल पोस्टर्स हैं इनके फिल्म्स के, सब कुछ मेरे चारों तरफ थे। हाँ, पर मेरा तो कलम आगे ही नहीं बढ़ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हम लखनऊ जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं लखनऊ आपका घर देखना चाहूंगी, क्योंकि उसके वो भी मेरे राइटिंग में, उसको भी मुझे लाना है, जितना एम्बियंस है आपके सराउंडिंग सब लाना है। तो हम लखनऊ चले गए, उनके घर में थे। और उस रात को मुझे नींद से 2 सेंटेंस ने अचानक उठा के बैठा दिया, और मैं लिखने लगी। और मैंने सुबह उनको बताया कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई हैव फाउंड माय बिगिनिंग एंड आई शोड इट टू हिम। वो बहुत खुश हुए इसको देख के, बोले हाँ, आई थिंक दिस इज ऑन द राइट ट्रैक, और आप प्लीज कंटिन्यू करो। और ऐसे ही हमारी बात आगे बढ़ी। पूरा स्क्रिप्ट हम मिल के लिखे, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे करेक्ट किया, वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ाया, ऐसे जाओ ऐसे करो। फिर मैंने कहा मैं आपके सब
फिल्म्स देखना चाहूँगी, क्योंकि उसके बिना तो ये स्क्रिप्ट बनेगा ही नहीं। तो उन्होंने अरेंज किया, मैंने देखे हुई थी, मेरी तो उमराव जान ने तो दुनिया भर में देख लिया है, तो मैंने भी देखा हुआ था, मेरे भी देखा हुआ था। गमन भी आई हैड सीन, बट बाकी मैंने देखे नहीं थे, तो ही मेड श्योर आई सॉ ऑल दोस फिल्म्स। और उसमें से फिर वो स्क्रिप्ट आगे बढ़ता गया और काफी लंबा बन गया। मतलब अगर उसका शो बना है तो 2 या 3 घंटे का शो बन जाता था उसी का, क्योंकि उसमें उनका आर्ट भी था, पेंटिंग भी था, उनके स्टडीज के बारे में, उनके पहले पहले उर्दू के पोइट्री के साथ कैसे मतलब वो इन्फ्लुएंस हुए, एडवर्टाइजिंग में क्या किया, एयर इंडिया में क्या किया, सब कुछ था उसमें, बड़े डिटेल में था। फिर पता नहीं था हमें कि ये शो कैसे करें हम। 1-2 जगह हमने बात की पर कुछ बनी नहीं बात। फिर ये पता चला हमें कि हैदराबाद में कलाकृति आर्ट गैलरी, कलाकृति ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्ट्स के लिए बहुत करती हैं, और हर साल वो एक एनुअल शो करते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजर मेरी भी पहचान में थी और मीरा जी को भी जानती थी, तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये हमारा फिनाले लायक है, ये हम करेंगे। वो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बना किया, बहुत अच्छा अरेंज किया कुतुब शाही टूम्स में। और उसमें आप समझिए, मैंने तो खाली स्क्रिप्ट लिखा था, उसमें मीरा जी और मुजफ्फर जी ने उस पर इतने रिचेस भर दिए। उसमें गाने भी आ गए, और ऑफ कोर्स मैंने सोचा था डांस चाहिए, तो डांस भी उन्होंने डांसर भी ला दिया। पूरा वो क्या है, उमराव जान के गाने उसमें लाइव हो गए। और उसके बाद फैशन शो हुआ, उमराव जान के यहाँ के कपड़े, और उसके बाद बाकी जो फिल्म्स हैं उसके कपड़े के फैशन शोज हुए। बहुत ही सुंदर 1.5 घंटे का शो हुआ, और बहुत बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो इससे मुझे लगा कि मैं थोड़ा इनको पहचानने लगी हूँ, ये जान सकी हूँ कि इनका जीनियस कितने मल्टीफैसेटेड है, क्योंकि या फिल्म्स में भी इतने ब्यूटीफुल उन्होंने काम किया है। और उनके पेंटिंग्स भी बहुत, अभी उनके उसी गैलरी में उनके पेंटिंग्स की भी एग्जीबिशन हुई और बहुत सक्सेसफुली हुई। उसको भी मैंने अपने कॉलम में कवर किया था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उन मीरा जी और मुजफ्फर जी से बात करती हूँ या उनसे मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है उनके साथ। हाँ जी। जी देखिए मित्रों, एक समर्पित लेखक पत्रकार जब भी कोई काम अपने हाथ में लेता है तो उसके पीछे उसकी अपनी कितनी रिसर्च होती। सत्या सरन जी ने मुजफ्फर अली जी की जिन फिल्मों को देख रखा था उन्हें वे दोबारा देखती हैं, और जिन डॉक्यूमेंट्रीज को वे किसी कारण से नहीं देख पाई थी उन्हें भी वे देखती हैं। और इस तरह से वह हैदराबाद का शो पूरा होता है और उसकी पूरी तैयारी करती। यहीं पर सत्या जी मन में एक सवाल यह भी उत्पन्न हो रहा है जी। कि आप तो स्वयं फेमना जैसी एक महत्वपूर्ण पत्रिका की 1 दशक से अधिक समय तक संपादक रही हैं, जी। लगातार फिल्म से जुड़े और फैशन से जुड़े कई हम्म। सारे कार्यों को देखती रही हैं, हम्म। स्वयं एक रिपोर्टर के रूप में भी, एक संपादक के रूप में भी। जी। तो जब आप मुजफ्फर अली जी की इन फिल्मों को दोबारा देखती हैं, हम्म। डॉक्यूमेंट्रीज को भी देखती हैं जो टेक्सटाइल पर उनके कई सारे काम हैं, तब आपने किस तरह के निष्कर्ष निकाले? आपकी अपनी दृष्टि में, अपनी लेखकीय दृष्टि में उन फिल्मों की कैसी जगह है सत्या जी? उनके फिल्म्स में एक एक बहुत अलग सी सेंसिटिविटी है जो बहुत अनकॉमन है। एक तो ऐसे लगता है कि वो
कविता लिख रहे हैं, फिल्म नहीं बना रहे हैं, पर विजुअल कविताएं लिख रहे हैं, क्योंकि उनके कलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर, उनका जो कलर स्कीम्स है, जो बैकग्राउंड्स है, सब कुछ इतना मतलब सोच समझ के हर चीज अपनी जगह पे है। अब ये एक्सीडेंटली तो हो ही नहीं सकता है, ये तो उन्होंने सोचा होगा, देखा होगा, विजुअलाइज करके बनाया होगा, और फिर उन्होंने वो कैसे एक्टर से इतने अच्छा अच्छा मतलब इमोशंस और परफॉर्मेंसेस निकालते हैं। सॉरी, मैं जब मैं बहुत सारा हिंदी बोलने लगती हूँ ना, हिंदी वहां से निकल ही जाती कोई बात नहीं। है। जी 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 आदत है जी इंग्लिश जी। में तो कभी मित्रों, कभी मूल रूप से सत्या जी अंग्रेजी में लिखती हैं, तमिलनाडु से आती हैं, लंबे समय से मुंबई में रह रही हैं, पूरे देश और दुनिया की यात्रा कर चुकी हैं। ऐसे में इनकी हिंदी हो या और अंग्रेजी तो खैर है ही, और भी जो इनकी अपनी दूसरी भाषाएं हैं, जो इनकी अपनी मातृभाषा है तमिल, और दूसरी भाषाएं, इन सब पर सत्या जी का पूरा अधिकार है। यह तो एक कहने की बात है। आपकी हिंदी उतनी ही अच्छी है सत्या जी जितनी हम सबकी है। जी जी नहीं, सब। अटक जाती हूँ कुछ में, जब ज्यादा कुछ एक्सप्रेस करने लगती हूँ, तो प्लीज माफ जी कीजिए मुझे, ये शर्म की बात है, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं कुछ नहीं, भी। ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज। जी एनीवे, जो मैं कह रही थी कि सेंसिटिविटी के साथ वो परफॉर्मेंसेस आते हैं उनके फिल्म्स में। और जब मैंने देखा ये गमन, ये मैं उन्होंने मुझे समझाया उन्होंने मुझे समझाया कि जो वो कलर्स देखते हुए आए हैं उनके बचपन में, मुहर्रम के, और मतलब वो डार्क कलर्स, ब्राउन्स, और जो उन्होंने वुडन डोर्स देखे उनके कॉलेज में, ये सब उन्होंने ट्रांसलेट करवाया उनकी पहले फिल्म में, उनके कलर स्कीम्स में। और ये बात बहुत ही मतलब बारीकी से समझने वाली बात है कि कैसे इन्फ्लुएंसेस एक फिल्म मेकर के फिल्म में ट्रांसलेट होते हैं। और ये जब मैं स्क्रिप्ट लिखी, ये सब इस उसमें था। अभी तो मुझे याद नहीं है इतनी बारीकी में, पर ये और फिर जब मैंने उनके बाकी फिल्म्स देखे, अंजुमन, चिकनकारी के बारे में, और जो खुद उनका मतलब काफी बड़ा चिकनकारी से इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सुंदर काम है। तो मुझे लगा कि ये बस खाली फिल्म मेकर नहीं है, ये क्रूसेडर है शुगर केन फार्मर्स के लिए, चिकनकारी वर्कर्स के लिए, जो उन्होंने आगे अम, मतलब कॉजेज उन्होंने प्रमोट किए। उससे मुझे पता चला कि ये क्रूसेडर भी हैं। इनके फिल्म्स के थ्रू लोगों को मैसेजेस भी जाते हैं कि ये लोग स्किल्ड वर्कर्स हैं, या इनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और अगर बाकी लोग, बाकी वर्कर्स भी इसको देख के समझ सकते हैं कि अगर हम भी ऐसे कोऑपरेटिव्स बना लें तो हमारा भी भला होगा, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्रिएटिविटी में ही नहीं पर अपने लाइफस्टाइल बढ़ा सकते हैं, हमारे जो स्टेटस ऑफ लिविंग है वो आगे बढ़ सकता है। तो मुझे ये भी एक महसूस हुआ कि इसमें भी एक और एंगल है इनमें, कि ये बस फिल्म ही नहीं, नॉट जस्ट ब्यूटीफुल फिल्म्स, बट फिल्म्स विद अ मैसेज, विद अ पर्पस, ये बनाते हैं। पर मुझे सबसे ज़्यादा वो लगा जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जो वो मिनिस्ट्रीज के लिए बनाए, क्राफ्ट्स पे और टेक्सटाइल्स पे। अब डॉक्यूमेंट्री जब बोलो तो लगता है कि बहुत बोरिंग चीज़ होगी, इसमें तो जैसे पहले पहले बनती थी, कोई बोलता जाएगा, कोई दिखाता जाएगा। पर इनकी फिल्म्स ऐसे नहीं है, ये बहुत डीप रिसर्च करते हैं, और लोकल टैलेंट को यूज करते हैं। हर एक में लोकल सिंगर, लोकल डांसर्स को यूज किया है, लोकल टेक्नीशियंस को यूज किया है, लोकल जो काम चल रहा है उसी पे उनको उनका फोकस है। और एकदम इन डिटेल समझाते हैं कि ये कैसे कैसे मुगा बनता है, या कैसे बनारसी साड़ी बनती है, या कैसे इनले वर्क कैसे किया जाता है, या कश्मीर हो या बनारस हो या आगरा हो,
हर जगह वो उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया, और एक से बढ़कर एक उनकी डॉक्यूमेंट्रीज है। इनफैक्ट मैं निफ्ट में पढ़ाती हूँ और मेरी कोशिश हमेशा रही है कि वो डॉक्यूमेंट्रीज मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाऊं, और उनको मतलब ये दिखाऊं कि हमारे क्राफ्ट्स, हमारे लेगेसी ये है, इन क्राफ्ट्समैन में हमारा फ्यूचर है, हमारा पास्ट तो था ही। ये मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ, और ये थैंक्स टू मुज़फ़्फ़र जी है कि मेरे काम में उनका हाथ बटा रहता है, क्योंकि मैं जब उनकी कुछ भी डॉक्यूमेंट्रीज दिखा पाती हूँ तो बच्चे बिल्कुल समझ लेते हैं और बड़े मज़े से देखते हैं। ये नहीं कि अरे बाबा अभी डॉक्यूमेंट्री देखना, ऐसे करके नहीं देखते हैं। तो ये उनकी सेंसिटिविटी, उनकी जो सेंस ऑफ म्यूजिक है, उनकी जो सेंस ऑफ रिदम है, वो हर चीज़ में मतलब परमेट हो जाता है, हर चीज़ में है। और इसीलिए उनके फिल्म्स बहुत ही रोमांटिक है इन दैट वे। रोमांस, नॉट मैन वुमन रोमांस, पर उसमें एक लिरिकल रोमांटिक वेन है जो बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही यूनिक है उनके पास। अगला सवाल जी। जी साथियों, हम देख रहे हैं कि सत्या जी इस तरह उनके उनकी फिल्मों और उनकी डॉक्यूमेंट्रीज और उनकी जो अपनी फैशन की दृष्टि है उस पर उन्होंने बातचीत की, एक क्रिटिक की निगाह से, एक लेखकीय निगाह से अपनी बात रखी। सत्या सरन जी मुजफ्फर अली जी के कई घरों में जा चुकी हैं, गुड़गांव में और लखनऊ में, और उनके कार्यों से परिचित हैं। हम सभी जानते हैं कि मुजफ्फर अली कोटबारा से किस तरह आते हैं और बार बार अपने उस मूल आवास को, अपनी उस मूल जगह को अपने कार्यों में उकेरते हैं, चाहे वह फिल्म हो, चाहे वह शिल्प कला हो, चाहे वह फैशन हो। हम इनके घर में भी कई महत्वपूर्ण कला सामग्रियों को देखते हैं, कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स के एक संग्राहक के रूप में भी हम जानते हैं। आज और कल भी हमारे एक वक्ता ने यह बात रखी भी कि वे किस तरह हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को रिवाइव भी करते हैं। जो चीजें कुछ कारणों से समय समय के समय की परिधि में कहीं पीछे हट रही थी, कहीं दूर जा रही थी, कहीं हम उससे नावाकिफ होते जा रहे थे, उन्हें भी केंद्र में लाते हैं। उन शिल्प कला को, उन डिजाइन्स को, उन कपड़ों पर किए जाने वाले बारीक काम को। सत्या सरन जी उन कार्यों से भी गहरे प्रभावित हैं। तो उस संबंध में भी अपनी कुछ बात रखें सत्या जी। एक कला संग्राहक के रूप में मुजफ्फर अली आपको किस रूप में नजर आते हैं, और जो कल्चर और ट्रेडिशन का जो रिवाइवल है उसको पुनर्जीवित करने का जो उनका उद्यम है, जिससे वहां जो उनके आसपास के लोग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, उनको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। कोरोना से प्रभावित इस समय में जब लोग वापस महानगरों से और नगरों से अपने गांवों की ओर लौटे हैं, ऐसे में गांवों में ही, कस्बों में ही उन्हें इन कार्यों के माध्यम से प्रोत्साहित करना कितना एक अच्छा काम है कि उनके बनाई हुई कलाकृतियों को हम दूर दूर तक पहुंचाएं। इससे हम एक तरफ कला को पुनर्जीवित तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन कलाकारों को, उन बुनकरों को, उन शिल्पकारों को पुनर्जीवित भी कर रहे हैं, उन्हें एक रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं, और उन्हें महानगर या नगर की जो एक गरीबी भरी जिंदगी है उससे भी वे मुक्त हैं किसी हद तक। इस रूप पर आप क्या कहेंगी सत्या जी? मुझे मालूम है कि मीरा जी और मुजफ्फर जी को बहुत फिक्र रहती है उनके कारीगरों के बारे में, उनके जो एम्ब्रॉयडर्स हैं जो कोटपारा में हैं। अक्सर मैंने सुना है कि
ये काम रह गया है, वो करना है, इनके लिए ये भेजना है, वो करना है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और इनके अगर ये काम नहीं देंगे तो फिर उनका रोजगारी शायद या लाइवलीहुड पे असर पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी ये बहुत बहुत ही सीरियसली निभाते हैं, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में हम अपने जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हैं इनको हम बहुत इजीली इग्नोर करते हैं। इनको हम समझते हैं कि ये कोई नहीं है, ये अनपढ़ है, इनको कुछ मालूम नहीं है, और उनके साथ बार्गेन करते हैं कि इतना एक चीज जो बनाया है जो हम जिंदगी में कोशिश करके नहीं बना सकते हैं, उस चीज को खरीदने के लिए हम बार्गेन करेंगे, 10 रुपया कम करो, 15 रुपया कम करो। पर ये बात तो ठीक नहीं है। और ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट मैंने यहाँ देखा है कि ये बहुत इनको सपोर्ट करते हैं, अपने क्राफ्ट्समैन को, इनके बारे में बहुत ही इनको फिक्र है, कॉन्स्टेंटली इनको संभालते हैं किसी न किसी तरह, कोविड हो या जो भी हो। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में भी मैंने देखा इनकी फिक्र थी कि हम कैसे इनको, ये इनके पास तो बैंक अकाउंट्स नहीं है, हम पैसे कैसे इनको दें। तो ये बहुत मतलब बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो क्राफ्ट्समैन के बारे में इतना सोचते हैं। अब आर्ट के बारे में मैं क्या बताऊं, इनके घर में सबसे पहले मुझे देख बहुत बहुत मैं इम्प्रेस हुई कि इतने बड़े बड़े पेंटिंग्स जो हैं सब मुजफ्फर जी के बने हुए हैं। काफ़ी कुछ मीरा जी के पोर्ट्रेट्स हैं, कुछ हैं बहुत हॉर्सेस के, वो बहुत काफ़ी पेंटिंग्स हैं, कैलीग्राफी बहुत सारा है। उनके जो मतलब ग्रीटिंग्स आते हैं वो भी इतने सुंदर वो बनाते हैं, मैं क्या बनाऊं। मैं तो हर एक ग्रीटिंग को प्रिजर्व करके रखी हूँ, उसमें कैलीग्राफी भी है, पेंटिंग भी है, कलर सेंस भी इतना अच्छा है, क्लीन लाइंस। तो ये आर्टिस्ट में अपने आप को सोच समझते नहीं है, पर ये तो डेफिनेटली ट्रू आर्टिस्ट हैं। और जैसे मैंने कहा, कलाकृति गैलरी में इनकी एग्जीबिशन हुई, और मुझे बताया गया कि बहुत अच्छी तरह से हुई, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उसका। तो ये, और फिर जिस रूम में मैं ठहरती हूँ मुझे लगता है कि मैं किसी सिनेमा हॉल में हूँ। एक तरफ गमन का पोस्टर है, एक तरफ उमराव जान रेखा जी देख रही है मुझे वहाँ से। तो ये और एक अलग ही लगता है। पर मुझे उनका जो लखनऊ के घर में है वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ है जो मुजफ्फर जी के लव ऑफ आर्ट और कैलीग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ बता देती है। उनके वहाँ एक टाइपराइटर का कलेक्शन है, पुराने पुराने टाइपराइटर, पुराने जो शायद काम करेंगे भी कि नहीं अभी, पर सब जगह एक एक टाइपराइटर है, और वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि वी हैव स्टेप्ड इनटू द पास्ट, इनटू सम अदर realm, very romantic, very where nothing, time doesn't move। ऐसा नहीं लगता कि बाहर देखो तो चौक पे पता नहीं कितनी ट्रैफिक जा रही है, कौन किससे झगड़ रहा है, कौन चिल्ला रहा है। यहाँ तो एक अलग ही माहौल है, ऐसा लगता है कि किसी और सेंचुरी में ही पहुंच गए। और वॉल्स में डेकोरेशन में कैलीग्राफी है, कहाँ कहाँ क्या डिटेल्स हैं मुझे याद नहीं है। और कभी कभी अगर कुछ फर्नीचर में प्रॉब्लम है तो ये खुद लग जाते हैं उसे ठीक करने। उन्होंने एक कारपेंटर के साथ काफ़ी काम किया था, तो वो सीख लिया उन्होंने, तो वो भी शुरू कर देते हैं। उनके घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनते रहता है, लेदर का काम, लेदर और वुड का काम, पेंट, लेदर और वुड का काम, कुछ ना कुछ वो अपने हाथ हाथ में रहता ही है उनका काम। हैंडवर्क के बहुत शौकीन है वो, और बड़ी खूबसूरती से बनाते हैं जो भी बनाते हैं। ये नहीं कि कुछ भी बना दिया और बस वहाँ कहीं फेंक दिया। ईच पीस इज अ ट्रेजर टू बी हैंडल्ड विथ केयर एंड केप्ट प्रेशियसली। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो बहुत मल्टीफेसेटेड जीनियस है, क्योंकि
दिमाग से काम करते हैं वो हाथ से नहीं काम कर पाते हैं, जो हाथ से काम करते हैं वो कभी कभी करते हैं दिमाग से, लिखना या गाना या कुछ। उनका म्यूजिक सेंस बहुत ही खूब है। बहुत मतलब बहुत क्लोजली काम करते हैं अपने म्यूजिक पे। जैसे बहुत काफ़ी हैं वैसे डायरेक्टर्स, उनमें से ये भी हैं जो म्यूजिक खुद कंपोज करते हैं और जो कंपोज कर रहे हैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। इसीलिए उनके हर फिल्म एक पीस ऑफ आर्ट है, और वो आर्ट कभी पेंटिंग में दिखाई देता है, कभी उनके कपड़ों में दिखाई देता है, कभी उनके फर्नीचर में दिखाई देता है, उनके ग्रीटिंग कार्ड्स में दिखाई देता है, और ऑफ कोर्स उनके फिल्म्स में दिखाई देता जी साथियों, हम देख रहे हैं कि सत्या सरन जी किस तन्मयता के साथ, किस एकाग्रता के साथ और किस बारीक विश्लेषण के साथ अपनी बात रख रही हैं, जिसके लिए वे जानी जाती रही हैं। जैसा कि आज के हमने इस कार्यक्रम का टाइटल भी रखा, मुजफ्फर अली बहुमुखी प्रतिभा का धनी। है। जी। तो बेशक उनके एक साथ कई सारे कार्य चल रहे होते हैं, कई तरह के कामों में उनकी रुचि है, मगर उन सबके केंद्र में जो कुछ चीजें हैं उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। उनका सौंदर्य बोध, मानव मानव के बीच की समानता को लेकर उनकी ओर से किया जाने वाला प्रयत्न। आप जानते हैं कि कई बार वे कुछ सोशल कल्चर इश्यूज पर पदयात्रा करते हैं, समाज के बीच जाते हैं। इसी तरह से गरीबों की जो समस्याएं हैं या महानगरों में जो विस्थापित लोग अलग अलग जगहों पर आकर रह रहे हैं, उनकी समस्याएं, उनकी जो कशमकश है, उसको हम देखते हैं। गमन फिल्म इसका उदाहरण है। मगर कोई भी फिल्म उनकी ले लीजिए, उसमें चित्रण एक तरफा नहीं होता है। अगर गमन के नायक की कशमकश को हम मुंबई की सड़कों पर देख रहे हैं, उसकी टैक्सी में देख रहे हैं और अन्य भीड़ भाड़ के इलाकों में देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी है, जो गांव में रह रही है, उसको याद कर रही है, गांव की जो समस्याएं हैं, जो वहां की जो गरीबी है, या परदेश कमाने गए पति के आने की जो प्रतीक्षा है, या कुछ पैसों की जो प्रतीक्षा है, उम्मीद है, वे सारी चीजें बुनी हुई। उसके बाद उम्दा शायरी का प्रयोग उनकी फिल्मों की तो खास विशेषता है ही। सत्या जी ने कई महत्वपूर्ण पक्षों की ओर इशारा किया। सत्या जी, कोई और ऐसी बात आपको याद आ रही हो जो उनकी शख्सियत से संबंधित हो, उनकी कोई खास आदत जिसकी ओर आपका ध्यान गया हो, या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर या मजाक करने का तरीका, कुछ भी ऐसा मुंबई के दिनों में या लखनऊ के प्रवास के दौरान या दिल्ली में या हैदराबाद में, कुछ ऐसी घटनाएं अगर साझा करना चाहें तो कृपया करें सत्या जी। उनका जो माइंड है वो चलते रहता है, कभी चुप नहीं होता। जैसे हम हैं तो बैठ जाते हैं थोड़ी देर, पढ़ते पढ़ते भी उनका दिमाग चलते रहता है। तो वो हमेशा एक नया आइडिया, हर सुबह एक नया आइडिया आएगा जो हम सोचेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं। बहुत ही मतलब इतने सारे आइडियाज हैं कि उनको हर चीज को तो नहीं कर सकते, पर वो करना चाहते हैं, हर चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बहुत ही अनयूजुअल आइडियाज हैं जो आप और हम सोचते भी नहीं। वैसे वो रोज कुछ ना कुछ नया प्रेजेंट करेंगी। उनकी मेमोरी
उनकी मेमोरी तो उफ क्या बताऊं, उनकी किताबें इतने सारे हैं। और जब मैं बोलूं कि अगर इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो सीधा वहीं से वो किताब की- जी हाँ जी, तो कुछ आवाज डिस्टर्ब हो गई थी जी, बोले। कोई बात नहीं। तो उनकी जो मतलब मेमोरी है वो बहुत ही शार्प है। ऐसा लगता है कि मैं मुझे अगर पूछे मेरे घर में बुक शेल्फ में कौन सा किताब कहाँ है तो मुझे 10 मिनट लगेंगे ढूंढने में, पर उनको बिल्कुल पता है कि कहाँ कौन सा कागज रखा हुआ है। वो सब कुछ बड़ा संभाल संभाल के रखा है उन्होंने। कितने पुराने पुराने मतलब लिखा हुआ मैगजीन्स, उन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स भी निकाले हैं सूफी सब्जेक्ट पे। उस पे तो बाकी लोगों ने बात किए हैं जो मुझसे ज़्यादा बहुत जानते हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ अभी। पर मैगजीन्स मैंने देखे हैं, बड़े सुंदर, बहुत ब्यूटीफुली प्रोड्यूस्ड ड्राइंग, उसमें पेंटिंग्स भी अच्छे हैं, पोएट्री भी है, मटेरियल भी है। ऐसे लगता है कि इनको हम घर ले जाए। हमने तो एक दो तो उठा ले आए हैं, बहुत ही सुंदर बनाते हैं। पर उस सब मालूम है उनको, सब चीज़ अपनी जगह पे रहती है। और उनकी मेमोरी, जब मैं उनके साथ बात करने लगी तो इतनी छोटी 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 चीज़ उनको याद है जो आप और हम शायद अपने जिंदगी के बारे में नहीं याद रख सकते हैं। तो उनकी मेमोरी फैंटास्टिक है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सटल है, बहुत सटल है। क्वाइटली कुछ बोलेंगे और आप बाद में आपको समझ में आया कि अच्छा ये तो ये तो काफी ह्यूमरस था। तो बहुत मतलब इनके साथ बात करने में बहुत मजा आता है। मैं काफी बहुत सीख चुकी हूँ इनसे कि जी, कैसे अ, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स में कैसे अटेंशन देना चाहिए। ये सत्या बहुत जी, बहुत सीख चुकी हूँ। वो हाँ जो जी। हमने हैदराबाद शो की बात की थी, तो जी जी। उसे मैं यहाँ पर उसके कुछ चित्र अपने मित्रों के लिए साझा कर रहा हूँ। हाँ आप उसके बारे में कुछ बातचीत आपने पहले की थी, तो ये हाँ। मित्रों, तो आप एक एक हैदराबाद बताइए, मैं शोज। बता देती हूँ। जी, बोले। ये देखिए, ये तो फिर फैशन शो का एक सीक्वेंस है। मॉडल्स मतलब मेरे ख्याल से 15-15 मिनट के फैशन शोज थे। और मॉडल्स काफी जैसे नॉर्मल फैशन शो चलता है वैसे। और उसके बीच में डांस था। जब हमने उमराव जान के बारे में बात की तो आपने जो फोटो देखी डांस की, पर देखिए उसमें लाइटिंग का कैसे इतना अच्छा इस्तेमाल हुआ है, कैसे उसमें पूरा कोरियोग्राफी और डांस का कैसे किया गया। सब सब मीरा जी और मुजफ्फर जी ने मिलके ही किया है डांसर के साथ। ऑफ कोर्स डांसर भी बहुत टैलेंटेड थी। और बहुत प्रेस में बहुत मतलब सब पेपर्स ने इसको कवर किया, क्योंकि ऐसे कभी उन्होंने हैदराबाद में या कहीं और देखा ही नहीं। इसको तो हमें लगता है कि सब जगह ले जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक वे ऑफ टेलिंग अ बायोग्राफी है। किताबें तो कोई पढ़ते नहीं है आज आजकल। तो ऐसे अगर हम परफॉर्मेंस के थ्रू किसी के बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में हम डिपिक्ट कर सकते हैं तो कितनी अच्छी बात है। एक घंटे में 300-400 लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि मुजफ्फर साहब का लाइफ कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अनयूजुअल है। उन्होंने कितने आर्टिस्टिक क्रिएशंस, कितने 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 अलग अलग फील्ड्स में उन्होंने किया है। तो आई थिंक वी शुड टेक दिस फर्दर, बट दैट इज अनदर मैटर। जी। टेक्निकल प्रॉब्लम।
जी हाँ, टेक्निकल मित्रों, प्रॉब्लम। हम क्रमशः अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। आप तमाम मित्रगण इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। आप सभी की प्रतिक्रियाएं हमें मिलती रहीं। अच्छा लगा। कुछ एक के नाम मैं ले लूं। स्मिता शर्मा जी, जयश्री पुरवार जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, निर्मला सिंह जी, सुदीप साहू जी। सुदीप साहू जी की एक रोचक प्रतिक्रिया भी है सत्या जी, मैं उसे स्क्रीन पर रखता हूं। वे लिखते हैं कि मुजफ्फर अली साहब की बनाई फिल्मों का एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल होना होना चाहिए। चाहिए। एब्सोल्युटली, नॉमिनल प्रवेश टिकट लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। वेरी जी गुड जी आइडिया। जी जी। और किरण कुमार मोदक जी हमारे पुराने साथी आ चुके हैं, मधु मेहता जी और तमाम दूसरे मित्रगण जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद। सत्या जी, आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच हमारे लिए समय निकाला और इस एकाग्र में अपनी महत उपस्थिति दर्ज कराई। आपका हार्दिक धन्यवाद। जाते जाते कोई और ऐसी चीज जो हम भूल रहे हों, या जो आपको चलते चलते, जिसे हम प्रेस में कहते हैं पत्रकारिता की भाषा में, छपते छपते या चलते चलते, प्रसारित सब होते होते, जी, ऐसी कोई चीज याद आ रही हो? जी हाँ, यही याद आ रही है कि इन एडवांस मैं मुजफ्फर जी को हैप्पी बर्थडे बोल दूं, और ये प्रार्थना करूं कि 10 साल बाद या 15 साल बाद फिर से ऐसे ही एक प्रोग्राम उनके लिए करेंगे और वो भी उसमें शामिल रहे। वाह वाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः सभी मित्रों का धन्यवाद कि आप लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे और अपनी कई महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं से हमें भी समृद्ध किया। हमें भी ऐसी प्रतिक्रियाएं आगे कुछ और बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए कहीं न कहीं प्रेरित करती हैं, उसके लिए हमें ऊर्जा देती हैं। शुक्रिया सत्या जी। शुभ रात्रि।